स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल NCERT जिंदाबाद में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 6 की हिस्ट्री और उसका 11वां पार्ट, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। जैसा कि हम जानते हैं, हमने भूगोल की किताब फिनिश कर चुके हैं, पूरी उसे ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और कल से हम 7वीं क्लास की भूगोल स्टार्ट करेंगे और कल ही हमारी हो जाएगी इतिहास भी ख़त्म, ठीक है। तो कल परसों से फिर हम कक्षा 7 की इतिहास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। और ये थीम जो बनी हुई है, जैसे कि हम लोग जानते हैं NCERT सबसे पहले थीम देती है इतिहास में, उसके हिसाब से चलते हैं, पढ़ते हैं। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया, ठीक है। उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा में मूँछों पर ताव देते हुए और रूप पहले कागज़ में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। ज़रा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा समझने लगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है, कौन हो सकता है वह। अरविंद सोचने लगा, मतलब उसने जब उसे पता पड़ा कि उसके स्कूल में प्रोग्राम हो रहा है जिसमें वो राजा बन रहा है, तो उसने एक अपने अंदर ही मन में एक इमेज बना ली कि मुझे एक तलवार मिलेगी, मैं मूँछों पर ताव देता हुआ आगे बढ़ूँगा, है ना, ये सारी चीज़ें करूँगा, मेरे पीछे चलेंगे कुछ लोग। लेकिन फिर उसे बताया गया कि आपको बीड़ा भी बजानी होगी। वो सोचने लगा, मैं राजा हूँ और फिर भी बीड़ा बजाऊँगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर ऐसा कौन सा राजा होगा जो कि बीड़ा बजाता होगा, वो ये सोचने लगा, ठीक है। उसके बाद फिर चलो अब ये समझते हैं ऐसा कौन सा राजा था और क्या कैसे हम समझने आएगी ये चीज़, है ना। तो देखो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। पहली बात ये, प्रशस्तियाँ क्या हैं, तो देखो प्रशस्तियाँ के बारे में आपको बता दूँ। आप वाकिफ़ होंगे प्रशस्ति पत्र से, उसका मतलब होता है प्रशंसा पत्र। तो प्रशस्तियाँ यानी किसी के प्रशंसा में लिखी गई कोई भी लेख प्रशस्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो देखो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद जो था गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। इसका मतलब ये, जो समुद्रगुप्त था वो वीणा बजाता था, क्लियर हुआ। अब देखो समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि थे और मंत्री भी रहे, उनका नाम था हर्षेड, उनके द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। कहने का तात्पर्य ये है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, उस पर एक लंबा अभिलेख खुदा हुआ है, ठीक है। और जिसकी रचना जो थी वो हर्षेड ने की थी, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में कवि भी रहे थे और मंत्री भी रहे थे, क्लियर हुआ। यह एक जो विशेष किस्म का अभिलेख है, ये जो लिखा हुआ अभिलेख है, ये विशेष किस्म का अभिलेख है। इसे क्या बोलते हैं, प्रशस्ति बोलते हैं, ठीक है। इससे है तो अभिलेख, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी की तारीफ़ में कोई भी चीज़ लिखी जाती है तो वो एक तारीफ़ हो या कोई भी चीज़ हो लिखी जाती थी, पहले तो अभिलेख होती थी। लेकिन किसी के तारीफ़ में ही कोई एक विशेष प्रकार का अभिलेख होते हैं तो उसे प्रशस्ति अभिलेख बोलते हैं, ठीक है, या फिर प्रशस्ति बोलते हैं। इसलिए ये भी एक विशेष प्रकार का था, लंबा था, अशोक के स्तंभ पर खुदा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए इसको प्रशस्ति बोला गया। अब देखो, हाँ ये रहा, भूमिका और रूप में की गई थी, इसलिए इसको प्रशस्ति बोला गया। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्ति जो शब्द है वो है संस्कृत का और इसका अर्थ होता है प्रशंसा, क्लियर। प्रशस्तियाँ लिखने का जो प्रचलन था वो पहले भी था, जैसे हमने 10 में पढ़ा था, अध्याय 10 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था, हमने बताया था आपको। परंतु गुप्त काल में इनका जो महत्व था वो और बढ़ गया, क्लियर। जैसे समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ये क्या है, तो देखो आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि और उसके रूप में मतलब भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर तक बता दिया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया, मतलब एक अंश दिया गया है उसी वाक्य का। देखो इस प्रकार से मतलब करते थे, जैसे देखो एक ये उसी में का प्रशस्ति में का एक वाक्य दिया गया है कि जिनका शरीर युद्ध में मैदान में कुठारों, समझ के चलना, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। मतलब इतनी छोटी सी बात, लेकिन इन्होंने कितनी फैला के बड़ी बड़ी करके लिखी है। डायरेक्ट कह देते कि उनका जो जख्मी शरीर है वो कितना सुंदर दिखाई देता है, या फिर ये बोल दो कि युद्ध में हुए जख्मी शरीर कितना सुंदर दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है, इनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, मतलब जितने भी औजार होते हैं उनके सबके नाम लिख दिए। फिर लिखा है उनसे लगे घावों से दाग से भरे,
मतलब उनसे घाव भरे हैं, फिर दाग हुए हैं, दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। मतलब कितनी प्रशंसा की जाती थी, है ना। तो यही होती हैं प्रशस्तियाँ। यह वर्णन तुम्हें राजा के उस बार क्या बताता है कि राजा किस प्रकार का युद्ध लड़ते थे। देखा, अब आप समझ सकते किस प्रकार के युद्ध होंगे। हथियारों से पता कर सकते हैं आप, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों को। तो अगर तो मानचित्र 7 यानी पृष्ठ 113 को देखेंगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तो मैं पूर्वी समझ, चलो देखते हैं क्या है। अच्छा, ये जो चीज़ बताइए, देखो ये समझ के चलना, ये हरे रंग से है, कहीं पे इस कलर से, कहीं पे इस कलर से, ये अलग अलग कलर क्यों दिए गए हैं उसका ये वर्णन करेगा भी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेना। बुक में आप जब पढ़ो तो एक साइड खोल लेना और दूसरी साइड देखते जाना। तो देखो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे, मतलब अलग अलग कलर के हैं, बिल्कुल हैं। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हर शेड 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। कैसे करते तो देखो, मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है उसे आर्यवर्त बोला जाता है और उसके 9 शासकों का है, मतलब जो वो है वो 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। मतलब देखो, मानचित्र में जो हरे रंग का क्षेत्र है और आर्यवर्त है, और आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें, देखो मैं समझाऊँ तुम्हें ढंग से, ये जो हरा रंग दिखाई दे रहा है ना, इसे आर्यवर्त बोलते हैं। और ये वो 9 शासक रहते थे इसमें जिन्हें हराकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में इस राज्य को शामिल कर लिया था। क्लियर हुआ। इसमें 9 शासक वो थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराया और इस राज्य को अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब देखो दूसरा, इसके बाद दक्षिणा पथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं। इन सब पर हार जाने के समुद्रगुप्त ने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने फिर में शासन करने की अनुमति दे दी। अब देखो, अब आपको ये दिख रहे होंगे लाल लाल पॉइंट्स, ये वाले जो क्षेत्र थे इसमें 12 राजा थे, 12 को समुद्रगुप्त ने हराया। लेकिन इन राजाओं ने इसके आगे जैसे हारे घुटने टेक दिए। तो समुद्रगुप्त ने ये कहा कि ठीक है, राज्य आपका, राज्य हमारा रहेगा, लेकिन शासन आप करते रहो, क्योंकि आपने हार मान ली तो कोई बात नहीं, शासन आप करते रहो, लेकिन ये राज्य हमारा हुआ, इसके मुखिया हम हुए, लेकिन आप शासन करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी थी। क्लियर हो, यहाँ पे कितने शासक थे? 12। ध्यान रखना। अब पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या फिर संघ, जो गढ़ या संघ में बता चुका आपको अध्याय 6 में, याद करो, आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबारों में उपस्थित हुआ करते थे। क्लियर हुआ। मतलब जो बैंगनी रंग से हैं वो इनके जी हजूरी करते थे, एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए। और बाह्य इलाके के शासक जो भी थे वो जिन्हें नीले रंगों से रंगा गया है, संभवतः कुषाण या फिर शंख वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। समझ में आ गया। मतलब जो नीले रंग के हैं उन्होंने क्या किया, ये वाले, इन्होंने हार भी स्वीकार की और समुद्रगुप्त से अपनी बेटियों की शादी करा दी कि बोले भैया आप तो रिश्तेदार हो गए, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो, ये जो सिक्के दिखाए गए हैं, ये बीड़ा बजाने वाला राजा, तो अगर कभी भी कोई बोलते कि ऐसा कौन सा शासक है जो बीड़ा बजाता था, तो बीड़ा बजाने वाला समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। समझ में आ गया। तो बीड़ा कौन बजाता? समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते थे। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये मानचित्र आ गया। मानचित्र तो यहीं से समझ गए हम लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात वंशावलियाँ। वंशावलियाँ क्या होती है? देखो, आप देखा होगा गाँव में बोलते हैं कि अरे मैं अभी तुम्हारी वंशावली खोल के रखूँ क्या? समझ में। तो वंशावली का मतलब क्या है? जो वंश चले आ रहे हैं उसका पूरी डिटेल्स, ठीक है ना, वो चीज़, एक प्रकार से आप ये समझ लिया। अब इसको पढ़ते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ जो थीं शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। सही बात है, जो वंश चले आ रहे हैं उनके बारे में बताती है। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह यानी पितामह यानी कि परदादा या फिर दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ जो थी वो थी कुमार देवी, जो कि लिच्छविगढ़ की थी। समझ गए ना। गढ़ में मैंने आपको बताया था, गढ़ और वो संघ थे, वो चीज़ है लिच्छवगढ़। लिच्छव जो थी उस गढ़ से थी। और जो पिता चंद्रगुप्त थे वो गुप्त वंश के पहले शासक थे। क्लियर हुआ। अब देखो, यहाँ से आप ये समझ सकते हो, चंद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश का पहला शासक था। क्लियर। जिन्होंने महाराज धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। मतलब किन्ने? चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उसका नाम था महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी, समुद्रगुप्त ने भी करी। फिर उनके दादा परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। मतलब उनके दादा परदादा भी महाराजा थे। इससे आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ, जैसे राजा,
महाराज, अधिराज या महाराजा, है ना, इस टाइप से सजा लो, आपकी मर्जी है। अब देखो ये आता है विक्रम संवत क्या है। तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत जो हुआ तो भारत ने विक्रम संवत को भी अपना राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में मान लिया गया था और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ इसको स्थान दे दिया गया। क्लियर। अब जैसे समुद्रगुप्त के बारे में हमें अनेक बाद के शासकों जैसे उनके बेटे हुए चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली अगर देखा जाए तो पूर्वों की वंशावली का मतलब है एक प्रकार से पूर्वजों की जो सूची है, लिस्ट, वो चीज़ वंशावली से भी हमें यह जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया था। कहने का मतलब समुद्रगुप्त ने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम जो शासक था उसको परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था, जैसे कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में ही थे। इनके विषयों में जानकारी अध्याय 12 में मिलेगी। क्लियर। हर्षवर्धन और हर्षचरित, ये आता है हर्षवर्धन और हर्षचरित। तो जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, जैसे मतलब समुद्रगुप्त के बारे में पता चला, ऐसे ही हर्षवर्धन और हर्षचरित के बारे में पता चलेगा। तो उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। मतलब जैसे सिक्कों से पता चला तो ऐसे कई लोगों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। मतलब कैसे, तो ऐसे ही एक राजा थे जिनका नाम था हर्षवर्धन, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी रहे एक कवि बाणभट्ट। उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, जिसका नाम क्या था, हर्षचरित। मतलब हर्षवर्धन की जीवनी लिखी किसने लिखी, कवि बाणभट्ट ने। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखी और जिसका नाम क्या था, उस जीवनी का नाम क्या था, हर्षचरित। क्लियर। तो हर्षचरित जो जीवनी लिखी वो किसने लिखी, बाणभट्ट ने, जो कहाँ पे रहते थे, जो कि उन्हीं के दरबारी थे राजा हर्षवर्धन के। क्लियर। अब देखो उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। मतलब उनकी वंशावली भी दी है और ये भी दिया कि ये राजा कैसे बने, कब बने, सारी डिटेल्स दी हैं। चीनी तीर्थयात्री xuanzang, जिनके बारे में हमने 10 का मतलब पार्ट 10 में पढ़ चुके हैं, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। तो इन्होंने किस में दिया होगा, इन्होंने दिया होगा अपने यात्रा विवरण में। समझ में आया, क्योंकि ये तीर्थयात्री थे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे थे। गलत, बड़े बेटे नहीं थे, समझ के चला करो, पहले देखा करो। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बन गए। ये देखो, समझ के चलना ये लाइन पूरी। मतलब हर्ष जो थे, हर्षवर्धन, वो अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, क्योंकि सबसे बड़ा बेटा ही राजा बनता था ना। तो ये सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन इनके पिता की भी मृत्यु हो गई और इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई, तो फिर राजा बनना था इन्हें, तो फिर इसलिए थानेसर के राजा बन गए। उनके बहनोई जो थे वो कन्नौज के शासक थे। क्लियर। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया। मतलब उनके बहनोई खत्म हो गए तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मेरे राज्य में मिला दो, और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। दोनों राज्य मिलकर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तब मगध और बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली, मतलब मगध और बंगाल को जीत लिया, उसके बाद उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश, जिनका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने उन्हें रोक लिया। समझ गए। मतलब चालुक्य नरेश जो थे और पुलकेशिन द्वितीय रहे, जो उन दोनों लोगों ने उन्हें रोक लिया, जबकि मतलब उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिल पाई जैसे पहले मिलती थी, है कि नहीं। अब देखो ये आपको दिया है, वैसे ही होमवर्क है, आप छोटा सा कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, मतलब इनके बारे में कैसे पता पड़ा, इनकी प्रशस्तियाँ कैसी हैं, इनकी प्रशंसा कैसी करी गई है, तो अब पढ़ते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। मतलब अगर दक्षिण भारत में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण जो वंश चल रहे थे, यानी राजवंश जिनके यहाँ से राजा निकलते थे, वो 2 थे, एक था पल्लव और एक था चालुक्य। मतलब पल्लव वंश और चालुक्य वंश कहाँ पर थे, दोनों दक्षिण में। ओके, दक्षिण भारत में। आप समझ के चलना आगे। पल्लवों का जो राज्य था उनकी राजधानी थी कांचीपुरम। कांचीपुरम के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे, मतलब आसपास क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी उनका क्या, राज्य। समझ में आ गया। जबकि चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। ठीक। मतलब जो सब अब पूरा डिटेल लेके चलते हैं। जैसे क्या हुआ,
जो दक्षिण भारत में 2 वंश बहुत फेमस थे, एक पल्लव एक चालुक्य। क्लियर। अब जो पल्लव और चालुक्य वंश थे, इनकी राजधानी जो थी, जैसे पल्लवों की जो राजधानी थी, उनके राज्य उनकी राजधानी जो थी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैली हुई थी। जबकि जो दूसरा राजवंश था चालुक्य, उनका राज्य जो था वो कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदी जितनी भी थी उसके बीच में स्थित था। चालुक्यों की जो राजधानी थी उसका नाम था ऐहोल और उनकी राजधानी का नाम क्या था, कांचीपुरम। क्लियर। जो चालुक्य की राजधानी थी उसका नाम था ऐहोल। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव करते रहते थे हमेशा एक दूसरे की सीमाओं पर। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। राजधानियाँ कौन सी होती थी, जो बहुत समृद्ध शहर होते थे। हम जैसे पाठ 10 में पढ़ चुके थे ये चीज़ें, ठीक है। अब पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। अभी बताया मैंने, सबसे प्रसिद्ध राजा चालुक्य जो थे वो पुलकेशिन द्वितीय थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि जो बताते हैं, जो उनके दरबारी कवि कौन थे, कवि रविकीर्ति, उनके द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। क्लियर। मतलब ऐसा नहीं है उनके पिताजी से मिला हो, उनके चाचा से मिला था पुलकेशिन द्वितीय को, जो कि चालुक्य वंश के बहुत फेमस राजा थे। क्लियर। अब देखो रविकीर्ति के अनुसार, रविकीर्ति कौन थे, चालुक्य उन्हीं के, मतलब जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्हीं के दरबारी तो थे। रविकीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। किसके अनुसार, रविकीर्ति के अनुसार, क्योंकि रविकीर्ति कौन थे, इनके जो दरबारी थे, प्रशस्ति लिखे थे इनने, प्रशस्तियाँ। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका, मतलब हर्षवर्धन जो आ रहा था उन्हें आगे बढ़ने से रोका। अब जो हर्ष का अर्थ जो होता है वो होता है आनंद, ये समझ के चलना। हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। कहने का मतलब ये है हर्षवर्धन अब आनंद नहीं रहा, ये समझ के चलना। ये जो चीज़ दी गई है, कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, मतलब जो हर्षवर्धन थे वो अब आनंदित नहीं रहे। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, मतलब अपनी राजधानी की जो दीवार थी उसी के पीछे शरण लेनी पड़ी। ठीक है। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, मतलब चालुक्य की जो विजय हुई वो थोड़े समय के लिए थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए, दोनों वंश बहुत दुर्बल हुए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हम लोग कक्षा 7 में पढ़ेंगे अब और आगे, ठीक है। इतना समझ के चलो, मतलब कितने अच्छे थे, अच्छे खासे थे ताकत में, लेकिन लड़ाई कर करके लोगों ने, दोनों वंशों ने अपना, ये समझ लो, अपना समाप्त कर लिया साम्राज्य। किसने किया, जैसे राष्ट्रकूट और चोल वंश जो आए उन्होंने। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे। अब आप खुद देखो, जो अध्याय 10 में मैंने आपको पढ़ाया था। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, तो देखो मैं बताऊं, पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। सही बात है, बिल्कुल। जो राजा थे तो भूमि कर इनके लिए भी सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि पैसा वहीं से आता था, जो टैक्स था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई जो होती थी वो गाँव ही होते थे, मतलब सबसे निचली जो थी वो गांव होते थे। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए, जैसे राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या फिर सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर अगर देखना चाहो तो देखो, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। जैसे बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हर्षिड थे, अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी बने। ठीक है। ऐसे कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हर्षिड एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात महत्वपूर्ण मंत्री बनकर एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी एक मंत्री बन गया था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी जो होता था वो सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का जो नेता होता है वो सार्थवाह होता है। ठीक है। प्रथम जो कुलिक होता था यानी मतलब मुख्य शिल्पकार को क्या बोलते हैं, प्रथम कुलिक, तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे सब लोग। ठीक है, प्रशासन में। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थीं, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, मतलब इतने समृद्ध हो जाते थे कि वो अपना ही राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने में क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान हो सकते थे। आप भी जानते हैं कि आप डायरेक्ट सेंस अभी लगाओ, कोई भी अधिकारी अगर हम उसका आनुवंशिक पद बना दें, ठीक है, कि इसके बाद इसका बेटा ये अधिकारी बन जाएगा, इसके बाद ये बेटा अधिकारी बन जाएगा, तो क्या फ़ायदे होंगे क्या नुकसान होंगे, अभी ये आप अच्छे से जानते हैं।
एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, ठीक है, जिसमें हाथी हुआ, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो सेना को कंट्रोल करते थे। तो ऐसे होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। जैसे मान लो कोई भूमि हड़पते थे तो उन्हीं में से भूमिदान दे दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। आपको ये आपसे ये पूछो सामंत कौन थे, तो देखो सामंत एक तरह के सेना नायक थे जिन्हें युद्ध के दौरान या फिर युद्ध के बाद उन्हें भूमिदान कर दिया जाता था और उस भूमि से वह कर वसूल कर, ठीक है, घोड़ों की और सेना की देखभाल किया करते थे। समझ में आ गया? तो वही लोग सामंत थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। मतलब जैसे ही राजा थोड़ा ढीला पड़ा, सामंत स्वतंत्र, मतलब सामंत अपनी फुर्ती में आ जाया करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। अब जो दक्षिण के नीचे जो राज्य थे उनमें सभाएं कैसे होती थी, तो पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा हुई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन। मतलब जो सभाएँ थीं उनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे क्या बोला जाता है, सभा। समझ के चलना, सभा किसे बोलते थे, तो ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन था, उसे बोलते थे सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम जैसे सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि जो खेतीबाड़ी से जुड़े जितने भी काम थे ऊपर वाले वो, और सड़क निर्माण, ठीक है, या फिर स्थानीय मंदिरों की देखरेख, ये सब ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन था, उसे बोलते थे सभा, वो करती थी। तो जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, मतलब अब कुछ जगह तो थे ब्राह्मण भूस्वामी, कुछ जगह नहीं थे ब्राह्मण भूस्वामी, तो वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। मतलब वहाँ पर कहा गया कि वहाँ पर जो सभा होगी उसे नाम दिया जाएगा उर। समझ के चलना। और जहाँ पर ब्राह्मण होंगे, मतलब ब्राह्मण भूस्वामी होंगे, वहाँ पर उसको बोला जाएगा डायरेक्ट सभा। क्लियर? ये समझ के चलना। इसे उर ग्राम सभा और इसे ओनली सभा, ठीक है। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण होता था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। सही बात है। अब देखो उस ज़माने में जो आम लोग थे उनका क्या हाल होता था। देखो साधारणतः जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। इन नाटकों में कुछ रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। प्राकृत भाषा में आपको बता चुका हूँ, जो वहाँ के लोकल लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो बोलते थे, जो कि एक प्रकार से आप ये समझ लो जैसे आज शहर के लोग जो होते हैं वो इंग्लिश और शहर की भाषा यूज़ करते हैं, लेकिन गांव के लोग आज भी गांव की भाषा यूज़ करते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि शहर के लोग संस्कृत यूज़ करना और गांव के लोग प्राकृत भाषा। समझ में आया? इस तरीके से प्राकृत भाषा बोलते होते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध जो नाटक है वो उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक जो एक नाटक है। इसका बहुत प्रसिद्ध नाटक है ये कालिदास का। नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है ये, ठीक है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। समझ के चलना, ठीक है ना। अब देखो, एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, एक ये कहानी है। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ये वही कहानी है जिसका थोड़ा सा अंश दिया गया है कि एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। वही वाली अंगूठी किसे मिली? मछुआरे को। पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। अब भाई जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आए। उन्होंने कहा साले तूने अंगूठी चुरा ली राजकुमारी की, है ना, इस तरीके से। तो हुआ क्या, राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए, मगर उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। उन्होंने कहा भाई चलो देते हैं भाई, इनाम देते हैं तो कुछ भी सही, लेकिन अच्छा हुआ, है ना, तुमने अंगूठी लाकर ढूंढ की थी। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो और पुलिस में खबर करता है तो उसके साथ क्या इसी तरह बर्ताव किया जाएगा, क्या प्रसिद्ध न। देखो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब ये आप अपने हिसाब से देख लो।
मतलब कैसा होगा कैसा नहीं होगा, भाई पुलिस आज की क्या करेगी क्या नहीं करेगी। अभी ये दिया, एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। देखो सिंपल सी बात है, प्राकृत में अभिलेख अशोक ने लिखवाए क्योंकि सब लोग समझ सकें, और बौद्ध जो गौतम बुद्ध थे उनने, और महावीर स्वामी थे उनने अपने उपदेश दिए प्राकृत भाषा में, ठीक है ना, क्योंकि सामान्य लोग समझ पाएँ इसलिए दिए थे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। चीनी तीर्थयात्री का फासियन का ध्यान, मतलब जो चीनी तीर्थयात्री था जिसका नाम था फासियन, उसका ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया था जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। समझ में आया। अब आई देखो एक अलग से टॉपिक जो मैंने शूद्र नाम लिया था और चैप्टर 7 में लिया था शायद, तो उसमें जो शूद्र वर्ड आया था, शूद्र वर्ड एक प्रकार से अछूत माने जाते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, कौन लिखते हैं, चीनी जो तीर्थयात्री हैं फासियन, वो लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। मतलब भैया हम लोग आ रहे हैं, चोट करते आवाज़ करते रहते थे कि हाँ हम लोग आ रहे हैं। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। मतलब फिर लोग एक दूसरे ऐसे दूर हटते थे इनसे कि कहीं ये लोग हमसे छू ना जाएं, ठीक है। एक जगह क्या हुआ कि बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण दिखाया गया। जैसे देखो ये है राजा की सेना, ये कहानी में दिखाया गया है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन हुए, असबाब हुए, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले, ये सारी चीज़ें, विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थीं। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या फिर ऊँटों या फिर हाथियों पर, इन जैसे जानवरों पर सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थीं। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गाँव वालों उनका सत्कार करना पड़ता था उनको, और वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को भी चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायतों कोई अनुरोध हो तो उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। गर्त में आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता था, एक गड्ढे में घर जैसे बन जाते हैं, तो एक प्रकार से अभी इन्होंने कहा धूल के गर्त, यानी कि बहुत बड़ी धूल हो जाती होगी जिससे कि घर दिखाई नहीं देते होंगे, घर दब जाते होंगे, इसलिए इन्होंने लिखा है कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ लाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते होंगे तो आप अच्छे जानते हैं। अभी एक्स्ट्रा नॉलेज अन्यत्र मैं आपको बता चुका हूँ, अन्यत्र दिया जाता है एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि आपको आगे पढ़ने में सहायता देती है। दो मानचित्र 6 पृष्ठ 84 से लेकर 85 में अरब ढूंढो। अरब मैंने आपको बता दिया पहले से कहाँ पर है, ठीक है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। दरअसल अरब व्यापारी जो थे, नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। मरुभूमि का मतलब ये है जो मरुस्थल भूमि जो होती है, समझ में आएगा, उसमें भी स्वस्थ रह सकता है ऊँट। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। जैसे मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से लेकर पहले से ही परिचित थे, अपने साथ इस नए धर्म को भी लेकर आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, यानी जो आज के पाकिस्तान में है, उसको जीत लिया था। मानचित्र 6 में उसने रास्ता ढूंढा जिनका नाविक सिपाही उस महाद्वीप में आए होंगे। अब देखो उपयोगी जो शब्द हैं वो समझ के चलना। प्रशस्ति,
क्या बोलते प्रशस्ति, समझ गए। आर्यवर्त मैंने आपको बताया था कौन सा वो जगह थी, आर्यवर्त। दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सवार, नगरम, सारी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर। एक भी चीज़ ऐसी नहीं जो छोटी हो और आप अच्छे से जानते हो। देखो ये तिथियाँ, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। गुप्त वंश की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? 1700 साल पहले। हर्षवर्धन का शासन कब था? 1400 साल पहले। ठीक है, सारे क्वेश्चन हल करो और अगली बार आएंगे तो बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ, जैसे इमारतें, चित्र तथा किताब। और ये हम आपको बता दें, ये जो चैप्टर है हमारा, ये है लास्ट चैप्टर। फिर आप तैयार हो जाइए कि फिर हम पढ़ेंगे क्लास 7। क्लियर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट भी किया करें, जो कि मेरा मनोबल बढ़े। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। ओके, ठीक है, फिर चलते हैं। और कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम लिंक दे देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर आप अपने डाउट पूछ लें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।